अगला टॉपिक है बेटे हमारा फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। किसी बच्चे को ना समझ आए तो मेरे से पूछ सकता है बेटे, दोबारा पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। क्लियर हुआ? पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा है? क्या था? दो या दो से ज्यादा वेक्टर अगर एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट किए जाते हों तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है जोड़ने के बाद वो डायगोनल से दिया जाता है जो कि उनके स्टार्टिंग पॉइंट में से गुजरता है। ऐसा पढ़ा था ना हमने? और वहां पर रिजल्टेंट कैसे निकालते थे? r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये तो रिजल्टिंग वेक्टर होता था और इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम बीटा एंगल लेते थे और टेंजेंट बीटा क्या होता था बेटे? b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। और ये थीटा कौन सा एंगल है बेटे? a और b वेक्टर के बीच का एंगल है। क्या इतनी बात समझ आई? यस सर। हाँ जी मैम। तो बेटे इसी लॉ का हम बार बार यूज करेंगे, ठीक है? यहाँ पर इसका यूज काफी होने वाला है इसलिए मैंने तुम्हें थोड़ा सा बता दिया। चलिए, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, इसे आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी हो सकता है, हमने पहले पढ़ा है ना पिछले साल? नहीं पढ़ा? अभी मुझे भी नहीं दिमाग आ रहा, पता नहीं कौन से टॉपिक में पढ़ा होगा। जहां भी हम कई सारे वेक्टर्स को जोड़ते हैं ना बेटे, तब हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है पहले ये समझने की कोशिश करिए, मैं तुम्हें बिल्कुल जीरो से समझाता हूँ। मान लो कि ये एक चार्ज है Q1 और ये एक चार्ज है Q2, मान लिया। अगर ये दोनों पॉजिटिव मान लेते हैं एक बार के लिए, तो ये Q1 इसे इधर फोर्स लगाएगा ना? कितना फोर्स लगाएगा बेटे? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 F21 मान लिया हमने। और एक चार्ज हम यहां पर मान लेते हैं Q3, ये भी पॉजिटिव मान लेते हैं, तो ये Q3 Q2 के ऊपर इधर फोर्स लगाएगा। अरे भैया इस लाइन को ज्वाइन करेंगे उधर ही तो फोर्स लगेगा। अगर रिपल्सिव होगा तो इधर, अट्रैक्टिव होगा तो उल्टा। ये फोर्स को क्या बोल देते हैं? फोर्स किस पर लग रहा है? 2 पर। लगा कौन रहा है? 3। इस चार्ज के ऊपर 2 ही फोर्स लग रहे हैं ना बेटे, कि और भी लग रहा है कोई? 2 ही लग रहे हैं। अब ये जो दोनों फोर्स है, अगर इस पर लगने वाला मैं नेट फोर्स निकालना चाहूं तो इसको मुझे पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा? कोई दिक्कत है कि नहीं है? तो पैरेललोग्राम लॉ से इसे जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे बेटे? F इज इक्वल टू फोर्स F21 का स्क्वायर प्लस F23 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा में F21 गुणा में F23 गुणा में cos थीटा। हाँ या ना बोलो? सिंपल है कि मुश्किल है? ओके, अब ये आ गया बेटे। अब इसी प्रकार से अगर मान लो कोई और चार्ज हो, सपोज करते हैं यहाँ पर एक Q4 भी पड़ा है। अगर ये Q4 पड़ा है तो ये इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? इसको मैं क्या बोल दूं? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 4 बोल दिया। अब इस चार्ज के ऊपर टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं बेटे? 3 लग रहे हैं, 2 1 2 3 2 4। इज इट ओके? अब हमने 2 1 और 2 3 को जोड़ के F निकाल लिया। अब इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं? इन दोनों का हिसाब तो हो गया। अब एक तो ये लग रहा है और एक ये लग रहा है। अब इन दोनों के ऊपर फिर से पैरेललोग्राम लॉ लगा के और एक बार और निकाल लेंगे। F फाइनल मान लो या F डैश मान लो, ये क्या होगा बेटे? F का स्क्वायर प्लस F24 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F इंटू F24 इंटू cos थीटा डैश। थीटा डैश क्या है बेटे? इन दोनों के बीच का एंगल। हाँ या ना बोलो? इसी प्रकार से मान लेते हैं कि यहाँ पर एक इधर मान लेते हैं Q5, तो ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? ये कौन सा हो गया? F25 हो गया। तो अब इन सब का हिसाब हो गया, ये वाला और ये वाला। अब इसके ऊपर फिर से हम पैरेललोग्राम लॉ लगा देंगे तो इधर नेट फोर्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटे कि कोई एक चार्ज के ऊपर कई सारे चार्जेस की वजह से फोर्स लग रहा है। वो कई सारे में कितने हो सकते हैं? 2 3 4 5 6 8 10 1000 1 लाख कितने भी हो सकते हैं, लेकिन हम 2 4 5 10 वाली बात कर रहे हैं। इज इट ओके? देयर आर मल्टीपल चार्जेस एंड दे आर अप्लाइंग सम फोर्स ऑन वन टेस्ट चार्ज। कोई भी एक टेस्ट चार्ज के ऊपर वो सारे फोर्स लगा रहे हैं, उसको टोटल करना हो तो क्या करना चाहिए हमें? पहले कोई 2 का वेक्टर सम करके डायरेक्ट निकाल लेना चाहिए, फिर उसका जो आया रिजल्ट उसको तीसरे के साथ वेक्टर सम कर देना चाहिए, फिर उनके रिजल्ट को चौथे से वेक्टर सम कर देना चाहिए। तो क्या मैं ये कहना चाह रहा हूं क्या कि F इज इक्वल टू टेस्ट चार्ज को मैं 0 नंबर दे देता हूं,
0 नंबर वाले चार्ज पर पहले की वजह से लगने वाला फोर्स का वेक्टर सम, दूसरे की वजह से लगने वाला फोर्स का वेक्टर सम, तीसरे की वजह से लगने वाला फोर्स। क्या मैं ये कहना चाह रहा हूं क्या आप बच्चों? यही है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है बेटे कि किसी एक टेस्ट चार्ज के ऊपर बहुत सारे या कई सारे सोर्स चार्जेस की वजह से लगने वाला फोर्स अलग अलग फोर्स निकालकर उनका वेक्टर सम कर देने से आता है। एनी डाउट टू एनीबॉडी? अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इसे नाम दे सकते हो आप, या फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो हम क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, according to superposition principle, the force on a test charge, the force on a test charge due to multiple source charges, due to multiple source charges is given by the vector sum of all individual forces, all respective individual forces, respective मतलब पहला दूसरा सबकी वजह से, respective individual forces। बोलो बेटे यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। और यह जो मैंने लिखा है यहाँ पर थ्योरेटिकली, उसी को मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, उसी को मैथमेटिकली ऐसे लिख दिया। बोलो कोई दिक्कत है? लिखो फिर फटाफट लिख लो, शाबाश। फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटे, अब देखो होता क्या है बेटे, ये तो एक डेफिनेशन है बस, इसको अप्लाई कैसे करना है ये बात हमें पता होनी चाहिए। सबसे सिंपल तरीके से शुरू करते हैं, सबसे छोटी से छोटी बात से शुरू करते हैं। ओके चलिए, मुझे एक बात बताओ बेटे, मान लेते हैं कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, मान लिया, और इससे 1 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस के ऊपर एक प्रोटॉन रखा हुआ है, और इसके दूसरी तरफ भी 1 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पर एक प्रोटॉन रखा हुआ है। ठीक बात? क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन पर इन दोनों प्रोटॉन की वजह से लगने वाला नेट फोर्स निकालिए, दोनों की वजह से लगने वाला नेट फोर्स निकालिए, ये क्वेश्चन है। अब पहले तो मुझे ये बताओ, अब तक आप में से किसको लगता है कि सर मैं कोशिश करके इसे कर सकता हूं? कौन बच्चा है जिसे लगता है कि हाँ आई कैन डू इट? सिर्फ सोचना है, कुछ भी नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। एक बात बताओ, क्या तुम इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस प्रोटॉन की वजह से लगने वाला फोर्स निकाल सकते हो? कौन से लॉ का यूज करके? कूलॉम्स लॉ का। ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा? अरे भैया बोलो कुछ तो, ऐसे बोल दो जी उस बिल्डिंग की तरफ लगाएगा। इधर खींचेगा कि नहीं खींचेगा? और ये वाला प्रोटॉन इसे इधर खींचेगा कि नहीं खींचेगा? तो इसके ऊपर टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं? 2, एक इधर और दूसरा, और इन दोनों को जोड़ देना है, बस आ जाएगा आंसर। अच्छा मैंने बोला जोड़ दीजिए, अब जोड़ने का मीनिंग क्या है बेटे? जब वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ते हैं तो उसका मतलब होता है डायरेक्शन के साथ जोड़ना। अब क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में तो घटाई जाएंगी। अब इसमें भी मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, कई बार क्या होता है कि गुरुजी या तो आपने कभी कहते हो जोड़ दो, कभी कहते हो घटा दो, मतलब क्या है? मतलब सुनिए, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स प्रोटॉन की वजह से, पहले नंबर वाला, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स प्रोटॉन की वजह से दूसरे वाला। मैं आपको कह रहा हूं बेटे दोनों को जोड़ दो, क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स आ जाएगा। ये करना है हमें, जोड़ दो, लेकिन वेक्टर सम है, यानी डायरेक्शन के हिसाब से जोड़ना है। अब क्योंकि आपको पता है कि दोनों उल्टी डायरेक्शन में तो घटाए जाएंगे, लेकिन क्या हम ये थ्योरेटिकली या मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं? यस। कैसे? पैरेललोग्राम लॉ लगा के। पैरेललोग्राम लॉ कैसे लगाएंगे? इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं, इसकी वैल्यू निकालना चाहूं, तो उसका फार्मूला क्या है बेटे? अंडर रूट, इस पहले वाले को मैं इसे F1 बोल देता हूं एक बार, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर
प्लस 2 इंटू F1 इंटू F2 इंटू, ये दोनों बराबर होंगे कि अलग अलग? बराबर होंगे ना बेटे, दोनों के बीच की डिस्टेंस उतनी है और चार्जेस भी वही है। यहाँ भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, तो इसको मैं बोल देता हूँ F, दूसरे को भी क्या बोल देता हूँ? चलो एक बार F1 F2 ही पढ़ा रहने दो ताकि आपकी पिक्चर क्लियर है। प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है दोनों के बीच में? 180 डिग्री। cos 180 डिग्री की वैल्यू बोलो बेटे, cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 नहीं होती क्या? तो ये क्या आ जाएगा बेटे? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2 F1 F2, क्योंकि cos 180 कितना आता है बेटे? -1। तो ये आ गया बेटे आपके पास इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू। ध्यान देना, इसे मैं क्या लिख दूं? F1 माइनस F2 का स्क्वायर लिख दूंगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर नहीं होता क्या? तो ये F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर Fe कितना बचा बेटे? देखना F1 माइनस F, यही तो मैं कह रहा था कि घटा दो, और पहले क्या कह रहा था? जोड़ दो। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जोड़ेंगे घटाएं। जोड़ दो कहने का मीनिंग है डायरेक्शन के हिसाब से जोड़ दो, और घटा दो कहने का मतलब है क्योंकि डायरेक्शन उल्टी है तो जोड़ेंगे, इट मींस घटाएंगे। हाँ या ना बोलो? कोई समस्या है किसी को? तो ये मैंने आपको मैथमेटिकली बताया बेटे। तो अब इसका सिंपल तरीका क्या है? इन दोनों का नेट फोर्स कितना आएगा? F1 माइनस F2 आएगा। अब क्योंकि हमें पता है कि F1 और F2 दोनों बराबर हैं तो फोर्स 0 आएगा। अभी हमने कहा ना कि F1 और F2 दोनों बराबर हैं, तो फोर्स कितना आएगा बेटे? तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला नेट फोर्स क्या आया? 0। ये हमने यही किया है अभी। टेस्ट पार्टिकल पर पहले की वजह से लगने वाला फोर्स वेक्टर सम, टेस्ट पर दूसरे की वजह से लगने वाला फोर्स, ये 2-3 पार्टिकल वाला हो गया। अब जैसे जैसे पार्टिकल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये फोर्सेस और बढ़ते जाएंगे और जुड़ते जाएंगे। एनी डाउट टू एनीबॉडी? बोलो, कोई दिक्कत है किसी को? समझ आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है जी। अब हम थोड़ा पार्टिकल बढ़ा देते हैं। पार्टिकल 2 की जगह 3 4 आ लेते हैं, 3 तो वैसे थे ही। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें एक बात ये भी है कि मान लो कि ये एक स्क्वायर है। ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी में भी है और जनरली कई ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं आपको रफ आइडियाज दे देता हूं। देखते हैं, ध्यान देना। मैं यहां पर एक चार्ज पड़ा है Q, यहां पड़ा है -Q, यहां है Q और यहां है -Q। इसे ABCD कुछ नाम दे देंगे हम। और क्वेश्चन ये है कि इस स्क्वायर के सेंटर पे, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे एक चार्ज रख दिया आपने स्मॉल q, इस पर लगने वाला फोर्स बताओ इन सब की वजह से। इस q जो सेंटर पे रखा है, इन चारों की वजह से लगने वाला फोर्स बताओ। कौन बताएगा? बताओ बताओ, शाबाश, कौन बताएगा? हाँ बोलो आरजू। 0, बिल्कुल ठीक जवाब है। देखो, कई बार बच्चों के दिमाग में आंसर होता है, लेकिन बच्चा इस बात से हेजिटेट करता है कि जो मैं बताऊंगा वो कहीं गलत ना हो जाए। और मैं तुम्हें कई बार कह चुका हूं कि गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे दिमाग में वो बताया करो, ठीक है ना। और गलत होगा तो मैं तुम्हें ठीक भी बताऊंगा, गलत हो तब भी बताओ, सही है तो बहुत अच्छी बात है। अब आरजू ने कहा 0, आंसर ठीक है। अब ये भी थोड़ा बताने की कोशिश करो, कैसे? कोशिश करो शाबाश, नहीं तो मैं बताऊंगा। हाँ बोलो बोलो शाबाश, तुम्हें जैसे समझ आ रहा है वैसे बोल दो। बहुत बढ़िया बात। इस बच्चे ने कहा कि ये सारे इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए काफी हद तक इसकी बात ठीक है। अब जितनी कमी है वो हम पूरी कर लेते हैं। देखो कैसे, ध्यान देना भाई। ये वाला प्लस चार्ज, इस प्लस चार्ज को किधर फोर्स लगाएगा? इसे ABCD नाम दे देते हैं ताकि बोलने में आसानी हो। ये जो फोर्स लगेगी बेटे, A से C की तरफ लगाएगा ना, और ये C वाला इस पर फोर्स किधर लगाएगा? A की तरफ। दोनों के बीच में एंगल कितना? 180 डिग्री। इन दोनों के बीच की ये दूरी और ये दूरी बराबर है। ये दोनों चार्ज और ये दोनों चार्ज बराबर हैं। तो इसका मतलब ये वाला जो फोर्स है ये कितना है? Q डिवाइडेड बाई इस दूरी को मैं D मान लूं तो D स्क्वायर हो गया। यहाँ भी ये फोर्स कितना होगा? Q डिवाइडेड बाई D स्क्वायर हो गया। और Q की ऑपोजिट है तो दोनों जुड़ के कितने हो गए? 0।
जैसे अभी अभी हमने किया वही तो है, दोनों जुड़ के क्या हो गए, इसी प्रकार ये नेगेटिव इसे अपनी तरफ खींचेगा और ये नेगेटिव अपनी तरफ खींचेगा, ये दोनों भी जुड़ के क्या बनाएंगे, जीरो, और दोनों जीरो जुड़ के टोटल क्या बनाएंगे, आगे बात समझ में क्यों नहीं आई? एनी डाउट टू एनीबॉडी? और ज्यादा ढंग से भी अगर हम करना चाहें तो इस डी की वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए। फिर हम क्या कर सकते हैं, ध्यान देना बेटे, इधर है आपके पास Q, देखो अगर ये डिस्टेंस है L और ये डिस्टेंस है L, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? अरे भैया पाइथागोरस थ्योरम नहीं आती तुम्हें? आती है तो लगाओ, चलो बोलो, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर का रूट तो करना है। L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट कितना हो गया, 2L स्क्वायर का रूट कितना हो गया, √2L। तो ये हो गया बेटे आपके पास पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, √2 into L। तो ये कितना हो गया, √2L का आधा, यानी √2 को √2L को 2 से भाग कर दें, √2L को जब 2 से भाग करोगे तो ये हट गया और रूट यहाँ लग गया, हाँ है तो L/√2 डिस्टेंस है ये, और ये भी कितनी है, L/√2। तो ये वाला फोर्स कितना आया, मैं इसे F1 बोल देता हूँ, F1 कितना आया, Q डिवाइडेड बाय L/√2 का स्क्वायर, ठीक बात। और F2 कितना आएगा बेटे, इतना ही आएगा, उल्टी डायरेक्शन में आएगा, तो हम यहां से ये कह देंगे कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर बराबर क्या हो गया, 0। इसी प्रकार F3 वेक्टर और F4 वेक्टर बराबर क्या हो गया, 0। अगली लाइन में हम पहुंच जाएंगे F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर बराबर 0। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कह रहा है, F इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर, और ये दोनों भी 0 और ये दोनों भी 0, तो आंसर 0। सिंपल है। ये तो मैंने वो बताया तुम्हें कि लिखना कैसे एग्जाम में, वैसे तुम्हें आइडिया जैसे अर्जुन ने बताया उसे वैसे आइडिया लग गया, तो ये बहुत बढ़िया बात है। चलिए और भी हम कर सकते हैं इसी प्रकार से, छोटे मोटे कितने भी करते रहो, वैल्यूज बदलते रहो, क्या फर्क पड़ना है। मुझे एक बात बताओ, स्क्वायर की जगह अगर हम क्यूब ले लें, क्या ले लें बेटे, क्यूब ले लें, और क्यूब के सभी कॉर्नर पे कितना भी चार्ज रख दें, मान लो क्यू रख दिया, सभी कॉर्नर्स पे क्या रख दिया, क्यू रख दिया, और सेंटर पे बड़ा क्यू रख दिया। क्वेश्चन पूछ लिया कि सेंटर पर इनकी वजह से लगने वाला फोर्स 0। समझ आई बात क्या? इस कंडीशन में भी 0 हो, और अगर मैं इसको कर दूं डबल और इसके सामने वाले को भी कर दूं डबल, इसको कर दूं ट्रिपल और इसके सामने वाले को भी कर दूं ट्रिपल, तो तब भी 0 ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों डबल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये ट्रिपल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हाँ या ना बोलो बेटे? yes, बस इसी प्रकार से ही चलता है। इज इट फाइन? ठीक है जी। इसी में ऐसा भी कर सकते हैं, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल में यहाँ पर तीनों वर्टिसेस, इन्हें वर्टिसेस बोलते हैं बेटे, कॉर्नर्स जो है इन्हें बोलते हैं वर्टिसेस। तीनों वर्टिसेस पर कुछ भी वैल्यू के चार्ज रख दिए, सेंटर पे एक और चार्ज रख दिया, बताओ सेंटर पर इन तीनों की वजह से लगने वाला फोर्स 0। अब ये क्यों 0, ये भी सुन लो, देखो बेटे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, हम इसे d मान लेते हैं। अगर d मान लिया तो इस पर इसकी वजह से लगने वाला फोर्स कितना होगा बेटे, Q डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। इसकी वजह से इस पर कितना फोर्स लगेगा बेटे, Q डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। इसकी वजह से इस पर कितना फोर्स लगेगा बेटे, Q डिवाइडेड बाय, तीनों फोर्स बराबर हैं, मैं तीनों को F बोल दूं, अरे बच्चों तीनों को F बोल दूं, कोई दिक्कत है? ठीक है जी। अब इन तीनों को जोड़ेंगे कैसे, हमें करना क्या है, ये करना है, हमें क्या करना है, F1 का स्क्वायर, सॉरी F1 वेक्टर सम F2 के साथ, वेक्टर सम F3 के साथ, यही तो करना है ना, F नेट निकालना है। अब क्या करें, पहले इन दोनों को जोड़ दो पैरेललोग्राम लॉ लगा के, फिर इनका जो आंसर आए उसको इसके साथ जोड़ दो पैरेललोग्राम लॉ लगा के। तो मान लो कि मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, तो ये एंगल कितना है बेटे, है जी, जी करो शाबाश, इसको करने समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बताओ। ये एंगल कितना है, 120। क्यों है 120, ये बता सकता कोई? क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये 60 हो गया, ये भी 60 हो गया और ये भी
इज इट ओके? अब ध्यान दो, ये और ये क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं ना? अरे चतुर्भुज बना रहे हैं ना? और क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। आमने सामने जो कोण होता है ना, उनका सम क्या होता है? 180। 60 ही है तो कितना बचा? 120। ये बताओ कितना है? अरे ये भी 120 होगा, यहाँ भी तो वही बढ़ रहा है, और ये भी कितना होगा? कोई दिक्कत? अब इन दोनों को जोड़ना है मैंने। इन दोनों को जब हम पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ेंगे ना बेटे, तो ये आएगा हमारे पास नेट। ठीक बात? कैसे? मैं इसको बोल देता हूं F12। 12 मतलब पहले और दूसरे का सम। F12 का मैग्नीट्यूड निकालें तो क्या आएगा बेटे? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। हाँ या ना बोलो? बोर्ड पे ध्यान नहीं हटना चाहिए। F1 का भी वैल्यू F है, F2 भी F है, तो मैं इनको F लिख दूं और थीटा की वैल्यू 120 डिग्री लिख दूं। कोई दिक्कत? तो ये क्या हो गया बेटे? F स्क्वायर और F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 120 डिग्री की वैल्यू बोलो बेटे? -1/2। बहुत बढ़िया, शाबाश। ये अगर नहीं पता है तो ये सीख लो बेटे, और खुद से नहीं पता कर सकते तो मुझे बता देना, 1-2 क्लास लगा लेंगे अपन बेसिक मैथमेटिक्स की। ठीक है? तो फिर ये आ जाएगा cos 120, और ये 5-4 तो ऐसी वैल्यूज हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए। sin 120, cos 120, sin 180, cos 180, टेंजेंट 0, टेंजेंट 45, टेंजेंट 90, ये आना चाहिए आप लोगों को। कितना हो गया ये? 2F स्क्वायर प्लस ये माइनस ले आऊंगा इधर, और 2 से 2 कट गया, F स्क्वायर अंडर रूट 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर अंडर रूट कितना आ गया? तो F12 बराबर कितना आ गया मैग्नीट्यूड में? F आ गया। तो ये आ गया बेटे F। ठीक बात? अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180। कैसे पता चला? ये तो मैंने धक्के से हो सकता है इसके सीट में बढ़ा दिया हो सकता है वास्तव में लाइन इधर जा रही हो, तो ये मैं पता करना पड़ेगा ना 180 है कि नहीं। कैसे? टेंजेंट बीटा, रिजल्टेंट फोर्स जो है वो किसी एक के साथ कितना एंगल बना रहा है, वो बीटा है। हमने ये दोनों वेक्टर जोड़े हैं ना, तो किसी एक वेक्टर के साथ जो एंगल बनता है वही तो टेंजेंट बीटा होता है। पैरेललोग्राम लो याद करो बेटे, ये A वेक्टर था, ये B वेक्टर था, और ये थीटा था, और ये रिजल्टेंट वेक्टर R था, और ये बीटा था, जिसका फार्मूला है B sin थीटा डिवाइडेड बाय A प्लस B cos थीटा। हाँ या ना बोलो? पैरेललोग्राम लो पढ़ के आना, 11वीं वाला पढ़ा है ना? 11वीं किताबें बेस तो नहीं दी? देनी नहीं है किसी को, कहीं कहोगे छोटे बहन भाई को दे दो, तुम्हें चाहिए होगी। तो ये बीटा का फार्मूला होता है बेटे टेंजेंट बीटा बराबर B sin थीटा डिवाइडेड बाय A प्लस B cos थीटा। B कौन है? दूसरा वेक्टर। तो अब हमारे पास यहाँ पर टेंजेंट बीटा क्या आ जाएगा बेटे? चाहे दूसरा वेक्टर और पहला वेक्टर हमारे तो बराबर ही है, तो हमने इसे लिख दिया F sin थीटा डिवाइडेड बाय F प्लस F cos थीटा, क्योंकि हमारा A भी F है और B भी F है। अब थीटा कितना है बेटे? थीटा कौन सा था? ये वाला 120 डिग्री, तो F sin 120 डिग्री डिवाइडेड बाय F प्लस F cos 120 डिग्री। इज इट ओके? तो अब यहां से जब हम ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको बीटा कितना मिल जाएगा बेटे? हाँ जी बोलो, ये बीटा कितना मिलेगा? 60 मिलेगा बेटे, क्योंकि 120 इधर पड़ा है, तभी तो दोनों मिलकर के 180 बढ़ेंगे, तो यहाँ से ये 60 आ जाएगा। अब ये 180 आ गया, 180 आ गया, इधर भी F इधर भी F, 180 डिग्री पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है, नेट कितना आएगा? 0। तो F नेट कितना आ गया बेटे? यानी ये जो दोनों है ना, इन दोनों को मिला के क्या आया? F, और ये भी क्या है? F। इन दोनों का वेक्टर सम करना है, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है, इसलिए आंसर क्या आया? 0। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? पक्की बात? ठीक है बेटे। तो ये हमारे पास हो गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के कुछ सम। अब इसको कितना मर्जी करते रहो, एक जैसे ये सारे सम 0-0 वाले कर लिए हमने, एक नॉन जीरो वाला भी आना चाहिए। जरूरी तो नहीं ना कि फोर्स 0 ही हो, वो तो हमने धक्के से सम ही ऐसे कर लिए, नॉन जीरो वाले भी बढ़ेंगे। कैसे? यहां पर हमने चार्ज लिया +2, यहां भी लिया +2, और यहां लिया -2, और इस माइनस वाले पर लगने वाला नेट फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? नेट फोर्स। तो इस माइनस वाले को ये प्लस वाला अपनी तरफ खींचेगा, और ये प्लस वाला भी
हाँ या ना बोलो। मैं इसे F1 बोल देता हूँ और इसे F1 की वैल्यू बोलो बेटे K Q या माइनस नहीं लिखना क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर में जो माइनस और प्लस है ना वो सिर्फ डायरेक्शन बताते हैं। डायरेक्शन हमें पहले ही पता है, अट्रैक्शन फोर्स है तो इधर होगी। FQ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस क्या हुआ इसका? लेंथ। इक्विलेटरल ट्रायंगल है L मान लिया हमने, L स्क्वायर। यहाँ पे कितना होगा? KQ डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। तो KQ स्क्वायर बाय L स्क्वायर फोर्स हो गया, हाँ या ना? अब हमें निकालना है इस पर लगने वाला नेट फोर्स। इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं? 2 लग रहे हैं। तो हम क्या करें? पैरेललोग्राम 2 लगा देंगे। तो F नेट कितना आ जाएगा बेटे? अंडर द रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। कोई दिक्कत? F1 भी F है, F2 भी F है और cos थीटा, थीटा कितना बेटे? 60 डिग्री। cos 60 डिग्री कितना था बेटे? 1/2 होता है क्या? गुणा में 1/2, 2 से 2 तो ये आ गया बेटे 3F स्क्वायर का अंडर रूट। ये कितना आ गया बेटे? अंडर रूट 3F। तो नेट फोर्स कितना आ गया? माइनस Q पर लगने वाला नेट फोर्स कितना आ गया बेटे? अंडर रूट 3F। इधर सेंटर की तरफ, टुवर्ड सेंटर डायरेक्शन दे दीजिए। कोई दिक्कत है? इसी प्रकार मान लो इस पर पता करना हो हमें नेट फोर्स, माइनस वाले की बजाय प्लस वाले पर पता करना हो, कौन कौन कर सकता है? हाथ ऊपर करो, शाबाश। सोचो आराम से। देखो ये माइनस इस प्लस को अपनी तरफ खींचेगा और ये प्लस इस प्लस को दूर धकेलेगा और दोनों के बीच में यहां पर तो एंगल 60 था लेकिन यहां एंगल 120 हो गया। आई बात समझ में? बाकी चीजें वैसी रहेंगी, ये भी F ये भी F। तो ये F नेट क्या बचेगा यहाँ पे? ये बचेगा बेटे F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, इसी की तरह आ जाएगा 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 120 डिग्री। हाँ या ना बोलो? cos 120 की वैल्यू माइनस हाफ, तो ये आ जाएगा बेटे 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, माइनस हाफ करेंगे, माइनस इधर हाफ इधर, तो ये बच गया F स्क्वायर का अंडर रूट क्या बच गया बेटे? F। तो इसका कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा F। इसी प्रकार इसका अगर निकालेंगे तो इसका इधर आ जाएगा F। आई बात समझ में क्या? ये NCERT का 1.7 था, इससे पहले हमने 1.6 कर लिया। तो NCERT के सोल्ड एग्जांपल्स हमने कूलॉम्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वाले लगभग सारे कर लिए। अब आपने क्या करना है बेटे? घर जाके कूलॉम्स लॉ के न्यूमेरिकल कर लेने NCERT से अनसोल्ड। मैं बता देता हूं तुम्हें, वो कोशिश कर लेना, नहीं आएगा तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुन लो, शाबाश। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, बस 6 न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक है? 6 न्यूमेरिकल में जो जो टॉपिक्स हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप बच्चे इसे कर पाएंगे। नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप बस कोशिश करना। और कोशिश कैसे करनी है? कॉपी पेन पर करनी है। रफ कॉपी लेके, बुक लेके, पेन लेके बैठ जाना है, कर करके देखना है। करने का तरीका क्या है? जो दिया हुआ है वो लिखें, जो निकालना है वो लिखें, जो दिया है और जो पता करना है दोनों के बीच में फार्मूला। अभी तक तो वैसे हमने 2-3 ही पढ़े, एक क्वांटाइजेशन वाला और एक कूलॉम्स लॉ वाला, एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इन तीनों में से एक आधे से हो जाना है और फार्मूला होने के बाद में गुणा मार करनी है। जो नहीं आए हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, इनफ फॉर टुडे।